हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा जो हो चुका था प्रागैतिहासिक इतिहास हो चुका था। अब हम किस बारे में पढ़ते हैं? आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ये हमारा कहाँ का पाठ चल रहा है? प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। इससे पहले क्या हुआ कि हमने ऐतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी सेकेंड पार्ट बनता है तो वो क्या आएगा? आर्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि आर्य ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से काल है? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आया था, ताम्र काल आया। उसके बाद में क्या हुआ कि ऐतिहासिक काल में क्या आया है? आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये चीज आ गई है। फिर आपका आता है ऐतिहासिक काल में, तो वहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? तो वहाँ पर हमारा आ रहा है वैदिक पीरियड। तो चलिए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। आपके जितने एग्जाम्स हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ऐसे क्वेश्चन भी कई तरह से आते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी जो व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी, वो क्या है कि कहा जाता है कि आज की काल में जो हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा रहन सहन है, वो उस टाइम पे वो लोग पहले ही जी चुके हैं। तो ये एक तरीके से क्या है कि नगरीय व्यवस्था थी। उसके बाद में क्या है कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इसका फैलाव भी बहुत दूर तक था, हमारे उत्तर भारत तक था, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में आधा तो इसने कवर करके रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे कहाँ तक इसका फैलाव रहा है, कहाँ तक सिंधु सभ्यता स्थापित रही है, और वहाँ से जो खुदाई हुई है, खोजकर्ताओं ने जो खोज किया है, तो वहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, जिससे क्या है कि हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले क्यों इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? देखिए, नाम से पता चल रहा है कि आपने अगर नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो भारत की नदी है सिंधु नदी, तो उसके किनारे ही ये सिंधु सभ्यता बसी हुई थी। उस नदी के कारण जो है, सिंधु नदी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। क्यों पड़ा? सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण जो है, सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से जो है क्या हुआ, इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी। उसके बाद में क्या है कि इसमें क्या था कि सिंधु सभ्यता जो है, क्या कहते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होता था, कब से ये कब थी? तो ये आइए हम समझते हैं कि लगभग कितना था, लगभग 2500 ईसा पूर्व से हमारा आ जाता है 1750 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड इतना। इतना इसका टाइम पीरियड हो गया। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और उसके बाद में क्या है कि इसका टाइम पीरियड क्या था? 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व रहा है। फिर क्या है कि इसकी क्या होता है कि इसकी सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई थी इसकी जानकारी, हड़प्पा की। तो इससे क्या कहते हैं कि हड़प्पा की जानकारी जब मिली तो उसके कारण क्या हुआ कि हड़प्पा की मिलने की वजह से उसको हड़प्पा-कालीन सभ्यता कहा जाने लगा है। तो दो ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। तो चलिए अब हम इसका ये समझते हैं इसमें कि टाइम देख लिया कि कब तक कहाँ तक था। उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से किस तरीके से था। और एक चीज और है, जैसे कि इसमें पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय व्यवस्था थी। अभी हम बता ही चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी। ये एक नगरीय व्यवस्था थी। तो इसको क्या है, पुरातत्ववादियों ने क्या किया है, विश्व की सबसे प्रथम नगरीय व्यवस्था मान लिया है इसको। विश्व की सर्वप्रथम नगरीय व्यवस्था थी, विश्व की सर्वप्रथम नगरीय व्यवस्था मानी गई है। और क्या चीजें इसमें हैं? कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं, पॉइंट्स हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा कि इसकी 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उन्होंने क्या किया था कि इनके महानिदेशक जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर शाही ने
हड़प्पा की खोज की थी। यानी कि क्या हुआ कि उस टाइम पे जो भी पुरातत्ववादी थे, जैसे कि आपके जॉन मार्शल हो गए और आपके आ जाएंगे जॉन मार्शल, उसके बाद में आपके आ जाएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी सिंह। ये थे आपके हड़प्पा के लिए और ये आपको सिंध के आ जाएंगे। अभी और मिलेंगे। उस टाइम पुरातत्ववादियों ने इसकी पता की थी, खोज की थी। इसके बाद में किसने इसको और अच्छे से खोजा उस एक्चुअली को बताते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि इसकी विस्तार के बारे में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और कहाँ तक है अभी तक पाया गया। किसी भी अगर हम कोई भी ऐसी वस्तु होती है या फिर कोई जगह होती है जिसका क्षेत्रफल होता है जो भी है, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में बांट लेते हैं कि किसी प्रकार हम सिंधु सभ्यता का जो भी विस्तार रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, चारों दिशाओं में बांट करके समझेंगे। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। ये बना लेते हैं ऐसे। पहले दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। ऊपर क्या रहेगा आपके, उत्तर दिशा आ जाएगी, इधर आपका पूर्व आ जाएगा, इधर आपका दक्षिण, फिर इधर आपका आ जाएगा पश्चिम दिशा। यानी कि चारों दिशाओं में कहां से कहां तक इसका फैलाव रहा है सिंधु सभ्यता का। तो सबसे पहले क्या है कि उत्तर में हम समझते हैं। उत्तर में आपका आ जाएगा मांडा, जो कि कहाँ है, जम्मू में है। उत्तर में आपका आ जाता है मांडा क्षेत्र, जो भी जिला है इसका कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू में पाया जाता है। और पूर्व में कहाँ पे कहाँ पर है, आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर आता है कि दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक पाया गया है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। दक्षिण में आपका इसका विस्तार रहा है दहमाबाद, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दहमाबाद जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पश्चिम का जो थोड़ा सा दूर पड़ता है, कहाँ पर इसका है विस्तार, यानी कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में। और इसका नाम क्या है, सुल्का गेंडोर। कहाँ पर ये स्थान है आपका, है बलूचिस्तान में, जो कि कहाँ, कौन से देश में आता है, पाकिस्तान में आता है। बाकी आपके भारत में है, उत्तर जो है मांडा में, जम्मू भारत में है, पूरब क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये आपका महाराष्ट्र में है, दक्षिण का दहमाबाद। और ये आपका एक आता है कि ये कौन सी इसका कौन सा क्षेत्र जो है भारत में नहीं है, तो फिर आपका ये सुल्का गेंड बोला जाएगा, जो कि पश्चिम है। आइए अब इसकी जानकारी हम लेते हैं कि कहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं और उनसे जो है इसकी क्या विशेषताएं रही अपने आप में, उनको समझते हैं। उत्तरी सीमा, भारतीय सीमा, ये सब समझ लिया कि क्या क्या चीजें थी। आप समझते हैं कि इसकी पहले तो सामाजिक व्यवस्था थोड़ा सा समझते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उसका भी थी। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है, वर्णों में विभाजित कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और वैश्य में वर्णों का विभाजन किया है। तो ठीक इसी प्रकार से इन लोगों ने भी अपना जो है विभाजन कर रखा था कि सबसे पहले वर्ग में 4 वर्गों में बांट रखा था। सबसे पहले वर्ग में आपका आ जाता है, इनके भी 4 वर्गों में सामाजिक जो भी था, सामाजिक जीवन बटा हुआ था। यहाँ पे देखते हैं इनका भी सामाजिक जीवन जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन सा आपका आ जाएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा विद्वान वर्ग, यानी कि वही आपका आ जाएगा ब्राह्मण, जैसे हम लोग कहते हैं ब्राह्मण। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे योद्धा, फिर क्षत्रिय आ गया, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा व्यापारी,
या फिर शिल्पकार। उसके बाद में आइए देखते हैं कि फोर्थ में क्या आ जाएगा, पहला दूसरा और यहाँ पर फोर्थ में आपका आ जाएगा यहाँ पर श्रमिक वर्ग। तो सीधे से अंडरस्टूड है कि 4 वर्गों में भी बांट रखा था इनके कार्यों के हिसाब से, विद्वान, बुद्धिमान, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग था। और दूसरी बात क्या है कि सामाजिक जीवन किस तरह का था इनका, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कैसा था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था वहाँ पर थी जो कि 4 वर्गों में बटी हुई थी। उसके बाद में हम आते हैं कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था किस तरीके से थी, भोजन की भी प्राप्ति हुई है तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग भोजन करते थे। उसके बाद में आता है कि इनका जो है अंतिम संस्कार किस रूप में होता था, समाधान प्रणाली किस प्रकार से होती थी, समाधान प्रणाली भी 3 प्रकार से थी। समाधान प्रणाली कितने पार्ट से, 3। एक आपका आता है पूर्ण रूप से और दूसरा आपका आता है आंशिक रूप से और आपका तीसरा आता है दाह संस्कार। यहाँ पर आएगा आंशिक और यहाँ पर तीसरा जाएगा आपका दाह संस्कार। देखिए पूर्ण रूप से क्या था कि क्या करते थे कि दफनाया जाता था इसको, पूर्ण रूप से जो है दफन कर दिया जाता था लोगों को। इसमें सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का जो है क्या करते थे, कब्र में दफनाने की परंपरा जो है पूर्ण रूप से जो है उसमें ये करते थे, दफना देते थे। और आंशिक रूप से क्या क्या किया जाता था कि जो डेड बॉडी होती थी उसको क्या करते थे, जंगल में ले जाते थे, वहाँ पर क्या करते थे, छोड़ देते थे और तब तक इंतजार किया जाता था जब तक क्या होता था कोई जानवर या पशु जानवर पक्षी आकर के उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा न ले। और उसके बाद में जब उसका पूरा मांस खा लेते थे, जो जो हड्डियां बचती थी उनकी हड्डियों को ले जाकर के उसका संस्कार करते थे। ठीक है, उसके बाद में आता है दाह संस्कार। इसमें क्या करते थे, इसमें जो है पूरा आपका जो चलता है कि इसमें अग्नि का जो भी आग की जाती है उस तरीके से जो पूरी तरीके से जलाने की परंपरा। तो ये हो गया इनका सामाजिक, जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो हो गया। अपने समझते कि अंतिम संस्कार कितने रूप में हुआ और किस प्रकार की व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी और 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये समझने की लिए चीजें थी जो कि हो गया। अब आइए समझते हैं कि नगरीय व्यवस्था कैसी थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि नगरीय व्यवस्था किस तरह की, क्या क्या चीजें थी उसको समझ लेते हैं। नगरीय व्यवस्था जैसे पता चल गया कि विश्व में जो है पूरे सबसे प्राचीनतम विख्यात व्यवस्था नगरीय व्यवस्था थी। इसकी नगर नियोजन के बारे में समझते हैं। आइए वर्ड वाइज करते, सबसे पहले क्या होगा आपका कि जो सिंधु सभ्यता के नगर थे विश्व में सबसे, ये क्या थे, यहाँ के जो नगर थे विश्व में कैसे थे, पूरे सुनियोजित हैं। इसकी बहुत ज्यादा विशेषता रही है कि पूरी तरीके से सुनियोजित व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सड़कों का और आपका जो है घरों का, दरवाजों का जो भी चौड़ाई लंबाई और घरों में जितने कक्ष थे उन सब पर जो पूर्ण रूप से जो है ध्यान दिया गया था। और क्या थी सबसे अच्छी व्यवस्था क्या थी कि नालियां जो थी ढकी हुई थी। उस टाइम पे कितना सोचिए डेवलप था कि नालियों को ढक के रखा हुआ था। आजकल तो ऐसे ही नालियों में पड़ी हुई है, कीचड़ भी बह रहा है, नाले भी बह रहे और मच्छर है, ये सब तुमने तो अपने घर का ऐसे ही रखा हुआ है ना, रह जाए पानी कहीं नहीं जाए, चुप रहो, अच्छा पढ़ो। उसके बाद में क्या था, सबसे अच्छी व्यवस्था क्या थी, ढकी ढकी नाली। देखिए ये बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी, वरना इंडिया में जो है नालियों के पीछे लड़ाई भी बहुत होती है। उधर गए पानी गया और उस पर से लड़ाई बहुत होती है और बाहरी डेवलप कंट्री होगी वहीं नालियां भी मिलेगी। वरना जो ढकी होंगी तो वहां से भी कहीं ना कहीं पत्थर ऊपर निकला हुआ होगा, न देखे किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। शराबी जाते तो क्या होता है कि जाते थे शराब पीते हुए बोलते हुए जा रहे हैं और ये नाली बनी हुई से पत्थर रखे हुए ऐसे कहीं एक जगह ओपन है, जा करके चले जा रहे नशे में डूबते हुए यहाँ गिरे पड़े, घर वाले आ रहे कहाँ पड़े हैं, नाली में गिरे पड़े। उसके बाद में क्या आता है
हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने थे वो क्या था, उसमें पकी हुई ईंटें थी। ईंटों में क्या था, अलंकृत करके डिजाइन भी बनी हुई थी, डिजाइन रखी थी। फिर आपका आता है जो सड़कें थी वो चौड़ी थी। सड़कों में इतनी चौड़ाई दे रखी थी, चौड़ी थी कितने मीटर? 10 मीटर की चौड़ाई। विवाद देखिए दो ही चीज में, सड़कों पर और नदी किनारे पे। उसके बाद में क्या था, जो घर थे, मकान थे, उनके दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर ना, आगे की ओर ना खुलते, पीछे की ओर खुलते थे। मकान जो है, मकान के दरवाजे, मकान के दरवाजे जो है घरों के पीछे खुलते थे, पीछे साइड में। इसका भी रीजन था कि क्यों पीछे खुलते थे, क्योंकि सामने क्या थी कि मार्केट लगती थी, मार्केट होती थी। इसकी वजह से क्या है, कोई दुर्घटना घटित ना हो पाए, अचानक से कोई निकले और आगे रोड में चला जाए, लेकिन इस तरह से चीजें ना हो पाए। और उसके बाद में क्या था कि जैसे कि इसकी ग्रामीण व्यवस्था भी थी, तो नगरीय व्यवस्था में ऐसा था कि पीछे की साइड खुलते थे दरवाजे, लेकिन ग्रामीण वगैरह में जो है हमारे जो बिल्डिंग के दरवाजे जो है सामने फ्रंट में भी पाए गए हैं। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें दिया हुआ है कि मकान में सामान्यतः कितने कमरे होते थे। इसमें जो है 4 या 5 कमरे बनवाए जाते थे। एक इसमें आंगन, रसोई घर, स्नान घर और कुएं। कुएं देखिए हर जगह पे कुएं पाए जाते थे, क्योंकि पहले क्या था, कुएं के माध्यम से ही जो पानी की प्राप्ति होती थी, जबकि घरों में नहीं तो क्या है कि नदी है और नहर वगैरह है, इनसे क्या होता था कि सिंचाई होती थी, तालाब है, ये सब चीजें हैं। तो नहीं है तो फिर क्या है कि कुओं के माध्यम से ही चीजें मिलती थी। तो 4 से 5 कमरे बनते हैं, 4 से 5 कमरे। उसमें आपका रसोई घर आ जाएगा और आपका स्नानागार आ जाएगा, स्नानागार हो जाएगा, आंगन हो जाएगा, 1 या 2 आंगन हो जाएगा आपका। जो बहुत डेवलप घर थे, जो थोड़ा सा रिच फैमिली थी, उनके घर में ही सिर्फ शौचालय पाए गए हैं। तो चलिए इतना हो चुका है, इनकी हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी। अब आते हैं कि जो स्थान है, कुछ स्थान है जबकि क्या हुआ कि उत्खनन से या खुदाई से प्राप्त किए गए हैं, तो वहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई जिसके कारण वो फेमस हुआ स्थान, उनके बारे में जानते हैं। उनके बारे में जानते हैं और उनकी कौन उनका उत्खनन करता था उसको, उनके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा हड़प्पा, जो कि हम बता चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया, चौमुंडड़ो हो गया, रोपड़ हो गई, सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई है। उसके बाद चलिए समझते हैं कि इसकी खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। इनकी खुदाई दयाराम साहनी ने की है। 1921 में की है। और ये किस तट पर स्थित थी? कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। भाई नदियों के किनारे बसे होने का कारण ही यही था कि क्या है कि हमारी कृषि अच्छे से हो पाए, और क्या है कि जल की जो भी कमी ना होने पर पर्याप्तता रहे। सिंधु सभ्यता के समाप्त होने का कारण भी यही बताया जाता है कि नदियों में बाढ़ आने के कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हो। तो ये रावी नदी, जो भी आपके शहर आएंगे रावी नदी, कोई ना कोई नदी के किनारे ही इनका जो है बसेरा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वर्तमान में क्या है कि भारत में नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी की जगह तो स्थान जो भारत में नहीं है, और यहाँ से बहुत ही विशाल विशाल रूप में साक्ष्य मिला है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। फिर आप आइए यहाँ पे, यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त की? तो सबसे पहले यहाँ से श्रमिक आवास मिला है और विशाल अन्नागार, श्रमिकों का आवास प्राप्त हुआ है और आपका विशाल अन्नागार,
और आपका आ जाएगा लकड़ी की ताबूत, और आपका एक चीज और है यहाँ पे लकड़ी की ताबूत, और उसके बाद में आएगा कब्रिस्तान, आर एच करके, RS-37 कब्रिस्तान। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता से जो है आपका ये चीज हो गया। अन्नागार पूछ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, मिसाल अन्नागार की प्राप्ति हुई, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो, सेकंड आएगा आपका मोहनजोदड़ो। इस पे चलते मोहनजोदड़ो में, तो इसकी खोज कब हुई? 1922 में, जीडीसी के बाद 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई। फिर इसके खोजकर्ता कौन थे? इनके खोजकर्ता राघव दास बनर्जी, इसके खोजकर्ता राघव दास बनर्जी हैं। और क्या है कि यहाँ से क्या क्या चीजों के साक्ष्य मिले हैं उनको जानते हैं। तो ये भी प्रांत कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना जिले में। लड़काना जिले कहाँ पर है? जो कि कहाँ है? पाकिस्तान। दो चीजें हो गई है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जो जिले में, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और एक चीज और है, मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो इसका अर्थ समझेंगे तो इसका अर्थ होता है मृतकों पर टीला। ये बहुत पूछते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद में जो है यहाँ से क्या हुआ है कि कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? देखिए अन्नागार और विशाल स्नानागार बहुत पूछते हैं। यहाँ से अन्नागार मिला है, ठीक है, लेकिन विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। इसके अलावा आपका अन्नागार हो गया, और कोई चीजें हो गई, घरों में कुआं और आदिशिव कांसे की बने रहती की मूर्ति भी यहीं से मिली है। जो इम्पोर्टेंट है वही लिख लीजिए यहाँ पे, कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई मृत्तिकी की मूर्ति। तो ये दो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि बताइए कि कहाँ ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा कि मृतकों का टीला हो जाएगा। और उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि ये विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो आपकी यहाँ से मोहनजोदड़ो से हो जाएगी। इन फिलहाल उसके बाद में आइए आगे हम समझते हैं कि और कौन कौन सी जगह थी। इतना आप लोग नोट भी करते चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं, चमोदड़ों के बारे में जानते हैं कि चमोदड़ों की क्या क्या चीजें, क्या विशेषताएं थी और क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। सबसे पहले हम क्या समझ लें कि इसकी खुदाई किसने की है, कौन इसके वो थे खोजकर्ता। तो यहाँ पर आएगा इनके खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता का नाम है गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार थे इनके खोजकर्ता। और ये क्या है कि चमोदड़ो भी क्या है कि वर्तमान में भारत में ना होकर के कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में ये भी है। अब यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तट पर सिंधु नदी के है, लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में ही है। उसके बाद में एक इसका इम्पोर्टेंट आता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जो कि बिल्कुल दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित था, यहाँ पर जो है व्यवसाय करने की जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे, व्यवसाय के प्राप्त हुए। जैसे आपका आ जाएगा लिपस्टिक हो गया आपका, और शीशा हो गया, और आपका ये खिलौने हो गए, गुड़िया चिड़िया के बने हुए,
खिलौने जो थे इनके जो अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो एक तरीके से ये क्या था, ये क्या था, ये मार्केटिंग थी। वहाँ पे क्या था, एक भी दुर्ग नहीं थे, व्यवसाय के रूप में थे। मनके मिले हैं, मनके की गुड़ियाँ मिली हैं, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। मनके हो गए, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। आइए अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा कि चमगढ़ो क्या था, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है कि ये कैसा क्षेत्र था, कैसा एरिया था, बिल्कुल दुर्ग रहित था। अब यहाँ हम पढ़ते हैं रोपड़ के बारे में। इतना हो गया। रोपड़ के बारे में इसकी खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त थे, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोजकर्ता थे। उसके बाद में क्या है कि ये कहाँ पर है, ये सतलुज नदी के किनारे है। सतलज है या सतलुज कह दो, जो भी, सतलुज नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान कहाँ पर है, पंजाब में है, जो कि पंजाब में। उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से थे। कि यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए पंजाब में है, और यहीं से एक चीज जुड़ जाती है कि एक चीज मिली है कि मनुष्यों के साथ जो है कुत्तों को दफनाए जाने की भी यहाँ से मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनुष्यों के साथ उनके इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये चीज हमें और कहाँ से मिली थी, मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की नवपाषाण काल में। तो देखा जाए कि यहाँ पर भुजबम जो था वो कहाँ पे था, अपना भुजबम जो था कहाँ पे स्थित था, तो वो कश्मीर में था। तो ये आस पास का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या फिर पंजाब हो गया आपका। तो ये आसपास का है। तो एक ही जैसी प्रथा थी कि क्या थी कि मनुष्य जब एक्सपायर होते थे तो उनके साथ में क्या होता था, उनके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था साथ में। तो ये एक जैसी इसकी प्रथा हो गई। उसके बाद में क्या आता है कि हम पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सबसे पहले क्या कहते हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है मिट्टी की काली चूड़ी, मिट्टी की काली चूड़ी इसका अर्थ होता है। और ये है कहाँ पे, राजस्थान में है। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं। कि यहाँ से जो इसकी पहले वो क्या कहते हैं, खोजकर्ता कौन थे, वीके थापड़ और आपके बीबी लाल, ये हो गए इसके खोजकर्ता। सीधी सी बात है, अर्थ पूछेगा कि मिट्टी की काली चूड़ी। उसके बाद में जो ये है कहाँ पे, राजस्थान में, ये स्थान भी पूछा गया है। उसके बाद में कौन सी नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी के तट पर। और उनके जो खोजकर्ता थे आपके बीके थापड़ और बीके लाल है। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता है इससे, जैसे कि क्या है कि यहाँ पर क्या कहते थे कि हल्के जुटे हुए निशान प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है। हल्के जुटे हुए निशान यहाँ से प्राप्त हुए, हल्के जुटे हुए निशान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में क्या है, क्या चीजें हम देख लेते हैं कि यहाँ से और भी चीजें प्राप्त हुई हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्के जुटे हुए निशान ज्यादा बता देते हैं। अलंकृत ईंट आपका हो गया, अलंकृत ईंट हो जाएगी। और आपकी चूड़ी तो मिली ही मिली है। और इसके अलावा आपको जो है एक चीज और मिली, हवन कुंड। तो इतनी चीजें थी इससे जो कि इसकी इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज्यादा हमने बता दी कि काली चूड़ी हो गई और हल्के जुटे हुए हल्के निशान जो थे वो मिलेंगे। और उसके बाद में आप आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट बढ़ते हैं। धोलावीरा देखते हैं। धोलावीरा हमारा कहाँ पर है? इसके कौन थे? इसके जो थे गाइड करने वाले, तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ सिंह थे। रविन्द्रनाथ बिष्ट थे। रविन्द्र सिंह बिष्ट थे। यहाँ से कुछ नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यहाँ का स्टेडियम मिला है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब आइए हम चलते हैं लोथल के बारे में। तो कालीबंगा और लोथल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो लोथल के कौन थे खोजकर्ता? इसके थे SR राव, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिली हैं? बंदरगाहों को पाया गया है, बंदरगाहों को। और दूसरी बात यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है कहीं यहाँ पर घरों के दरवाजे सामने की तरफ खुल गए हैं। घरों के दरवाजे, इससे पहले मैंने बताया नगरीय योजना में क्या था कि घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि घरों के दरवाजे सामने की ओर खुले, सामने की ओर पाए गए हैं। तो इतनी चीज हम लोगों ने समझ ली। जितने यहाँ से जो भी स्थान थे वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी उनको समझ लिया है। अब इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो भी है नोट वगैरह हो गए, अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को हम जो है PDF रूप में भी प्राप्त करवा देंगे, और इसके अलावा समझ लेते हैं। इतना आप लोग की समझ में आ चुका होगा, लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ इसके पॉइंट से उनको समझ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से थे, उनको कौन कौन से अन्य नाम से जानते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कही गई है। आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और इसको जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को एक दो क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और आपका आ जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ये नाम है, ये लिख देते हैं, भी कहा जाता है। उसके बाद दिख रहा है छोटा नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। और लिखा कैसे जाता था? तो लिखा जाता था दाएं से बाएं की ओर। ये बहुत पूछते हैं कि यहाँ की लिखावट कैसी थी बाईं ओर। सबसे पहली बात लिपि चित्रात्मक, उसके बाद में दाएं से बाएं और जो भी क्या है कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। सबसे बड़ा इसका रीजन नहीं है कि इस तरीके से लिख के चले गए हैं, पढ़ ही नहीं पाया कोई, जो कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो कि आज तक पढ़ी ही नहीं गई, पता नहीं क्या लिख दिया। ये अच्छा है क्योंकि लिख तो कोई पढ़ी ना पाए, सही है। उसके बाद में आपका आता है कि यहाँ पर क्या था कि सिंधुवासी जो हैं विश्व में कपास में प्रथम स्थान था। कपास उत्पादन में जो है, कपास उत्पादन में
विश्व में सबसे उत्तम स्थान है। सिंधु सभ्यता वाले का जो था उस टाइम पे उत्तम थे। उसके बाद में क्या, जिसके कारण इन्हें क्या कहते थे, सिडोन कहते थे। उत्तम थे तो इसलिए इनको सिडोन भी कहते थे, इसीलिए सिडोन के नाम से जानते थे इनको। सिडोन के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या आता है कि यहाँ पे पशुपालन के भी पाए गए हैं। सिंधुवासी के पशुपालन भी करते थे, लेकिन क्या है कि इनका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या था, पशुपालन करते तो थे लेकिन मुख्य रूप से ये क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। उसके बाद में आते हैं कि इनका जानवर जो था, पालतू जानवर इनका कुत्ता, और जानवर भी पालते थे लेकिन प्रिय जानवर कुत्ता था। प्रिय जानवर कुत्ता था। और भी इनके साक्ष्य मिले हैं जानवरों के पालने के। क्या कहते हैं, शेर का कोई भी चीज नहीं मिली। शेर के जो है, शेर की कोई भी साक्ष्य नहीं मिली। शेर थे भी कि नहीं उस टाइम पे, प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ के लोग क्या था कि मापतौल के बारे में भी जानकारी रखते थे। मापतौल की भी जानकारी थी। और एक दो और पॉइंट्स हैं इसमें कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन से एक धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं। आइए और देखते हैं इनको पॉइंट्स, उसके बाद आपकी क्लास समाप्त होती है। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसमें क्या करते थे, लाल रंग का उपयोग करते थे। मोहरों की प्राप्ति हुई है, जहां से क्या हुआ कि बाकी इनकी जो शेर का हमने कहा, शेर के साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ से मोहरे की जो प्राप्ति हुई, अन्य जो भी जानवर थे उनका जो भी छाप होती थी मिली, लेकिन शेर के कहीं भी छाप न मिलने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे पता चला कि इसका कोई वो नहीं था, शेर का वो। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में क्या था, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी का यूज किया जाता था। सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। सेल खड़ी का उसके साथ साथ में जो है क्या था, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और क्या करते थे, उसे लाल रंग से कलर करते थे। लाल रंग यानी कि गेरू जो आपको हो जाता है। तो क्या हुआ, इतने क्वेश्चंस इसके जो पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो रह गए थे बताने में, जैसे कि और पॉइंट्स में बताया कि ये क्षेत्र यहाँ पर पाया गया है जिसमें क्या चीजें थी और क्या नहीं है, क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। किस ओर से किधर लिखते थे, तो दाएं से बाएं लिखते थे, जो भी क्या पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इनमें जितने क्वेश्चन दिखाए हैं इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं आपके। बाकी चीजें जितना बताया गया उतना अध्ययन आप लोग कर लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन आने की उम्मीद तो नहीं करते हैं, आगे वो भी देखा जाएगा, वो बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका वैदिक पीरियड। थैंक यू, धन्यवाद।